दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन और स्वीप, जो कि कक्षा 8 का एक चैप्टर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और कई बार प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन एवं स्वीप। ये हमारा टॉपिक रहेगा, कक्षा 8 का ये चैप्टर है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन एवं स्वीप के इस टॉपिक को। दोस्तों अगर हम बात करें हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल जो हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव के माध्यम से ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं और सत्ता में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो सबसे पहले बात हम ये करें कि आखिर ये राजनीतिक दल होते क्या हैं। राजनीतिक दल क्या है? ये राजनीतिक दल किसको हम राजनीतिक दल कहेंगे? दोस्तों राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल ऐसे दल होते हैं जिनका सबसे मुख्य चीज़ तो क्या है कि समान दृष्टिकोण हो। किनका? समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का संगठित समूह। संगठित समूह सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दृष्टिकोण कैसा हो? समान दृष्टिकोण। समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के संगठित समूह जो क्या करते हो? जो संविधान के प्रावधान के अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए राजनीतिक दल कौन से हुए? राजनीतिक दल वे दल हुए जिनका एक तो समान दृष्टिकोण हो और समान दृष्टिकोण रखने वाले जो लोग हैं उनका संगठित समूह बन जाता है। और संगठित समूह बनने के बाद वे क्या करते हैं? संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इनका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अंतिम उद्देश्य होता है इनका सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना ये इनका अंतिम उद्देश्य होता है। तो जहां इनको सत्ता की प्राप्ति हो गई, फिर ये सत्ता प्राप्त करने के बाद जो भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हैं उन कार्यों को ये करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि दोस्तों अगर हम इस राजनीतिक दल को बताएं कि ये राजनीतिक दल के अंदर कौन कौन सम्मिलित हैं, तो दोस्तों इस राजनीतिक दल के अंदर 3 को प्रमुख रूप से सम्मिलित माना गया है। 3 इसके ये कहें कि हम 3 प्रमुख हिस्से हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख हिस्से हैं? एक तो है सब नेता, एक है सक्रिय नेता और तीसरा है इनके अनुयायी या फिर समर्थक। देखो एक तो हम संपूर्ण अगर राजनीतिक दल की बात करें उसमें जितने भी नेता वगैरह हैं उनकी बात की जा रही है। दूसरा है सक्रिय नेता जो जनता के साथ रूबरू हैं, जनता के साथ रेगुलर रूप से टच में हैं, जुड़े हुए हैं। और तीसरे हैं उनके अनुयायी, उनके समर्थक। तो इनसे मिलकर जो है ये राजनीतिक दल जो बनता है वो इन्हीं के आधार पर बनता है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत देश की, तो देश के विस्तृत भूभाग, सामाजिक विभिन्नताएं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के कारण कई प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय जो है भारत में हुआ। अगर हम बात करें भारत की, तो विश्व में देखिए, विश्व में सबसे अधिक जो राजनीतिक दल है
राजनीतिक दल वो कहाँ है? वो भारत में है। विश्व में सबसे अधिक राजनीतिक दल भारत में है। दोस्तों, भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों का जो उदय हुआ वो किस कारण से हुआ? ये जो राजनीतिक दल हैं इनका उदय का जो महत्वपूर्ण कारण है वो कारण है भाषा। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्रीय हितों के आधार पर, ये ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से भारत देश के अंदर राजनीतिक दलों का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सामने आ जाता है। क्योंकि ये जितने भी दल हैं वे दल सार्वजनिक हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन कई बार गठबंधन सरकारों में इन क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। गठबंधन सरकार का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गठबंधन सरकार है जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले तो वह छोटे छोटे दलों के साथ क्या करता है? भागीदारी उनकी भी लेता है। उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे एनडीए, यूपीए, ये महत्वपूर्ण गठबंधन दलों के रूप में है। एनडीए तो क्या है? एनडीए जो आपका बीजेपी और उसके सहयोगी दल है वो एनडीए के अंदर आते हैं, और यूपीए जो आपके कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है वो यूपीए के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है गठबंधन हमारे भारत देश के अंदर बने हुए हैं। तो छोटे छोटे जो दल हैं उनकी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो यहाँ पर गठबंधन के अंदर आ जाती है। कई जो है सत्ता की लालसा के कारण अपने राजनीतिक दल जो है वो अदल बदल कर लेते हैं, दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, नया दल बना लेते हैं। और आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो कई ऐसे अवसर हैं जहां पे भारत जो है कुछ जगह तो शक्तिशाली विपक्ष के साथ रहा, लेकिन कई जगह भारत जो है प्रभावशाली विपक्ष भी नहीं रहा। दोस्तों, पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें होती है। पक्ष जिसके पास सत्ता है वो पक्ष कहलाता है, और विपक्ष जिसके पास सत्ता नहीं है वो विपक्ष कहलाता है। अगर वर्तमान की ही स्थिति की बात करें तो वर्तमान के अंदर भारत देश के अंदर देखिए आप, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी और उसके गठबंधन दलों की अगर सरकार है तो आप देखें विपक्ष के अंदर जो नेता हैं वो काफ़ी नगण्य रूप में हैं। क्योंकि लगभग 350 के आसपास सीटें जो है बीजेपी व उसके सहयोगी जो गठबंधन की सरकार है उसके हैं, सहयोगी दलों की हैं। बीजेपी को स्वयं को 303 सीटें जो हैं वो मिली हुई है इस लोकसभा के अंदर, वर्तमान लोकसभा के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहते हैं कि विपक्ष कई बार जो है वो नगण्यता की स्थिति में पहुंच जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इन राजनीतिक दलों को पंजीयन कौन करता है। तो दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव हेतु राजनीतिक दलों का पंजीयन करता है। तो कौन करता है ये पंजीयन? ये पंजीयन करता है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत के निर्वाचन के आयोग के द्वारा मापदंडों के आधार पर चुनाव हेतु राजनीतिक दलों का पंजीयन किया जाता है, और उनको चुनाव में प्राप्त मतों के आधार पर ही ये बताया जाता है कि वह राष्ट्रीय दल है या फिर वह किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल है, या फिर वह पंजीकृत क्या है? गैर मान्यता प्राप्त दल है। तो इनकी घोषणा जो है, इनको जो मत प्राप्त होते हैं उन मतों के आधार पर ही इनको बताया जाता है कि ये इनकी स्थिति कैसी है। दोस्तों, आयोग के द्वारा ही क्या किया जाता है? इनको चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है, टेलीविज़न रेडियो पर राजनीतिक प्रसारण का समय इनको दिया जाता है, निर्वाचन सूचियां प्राप्त करने की सुविधा इनको मिल जाती है। तो अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत के अंदर राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर जो है वह कई दल कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पंजीकृत जो दल हैं, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, उनको घोषित किया जाता है। तो 3 तरह के दलों की स्थिति जो है भारत के अंदर है: राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और फिर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। वर्तमान में अगर बात की जाए दोस्तों, वर्तमान में देश में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक
दल हैं, 8। इस आंकड़े को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूर्व में ये 6 था, अब ये 8 है। तो 8 दल जो हैं वो वर्तमान में अस्तित्व में है, जो राष्ट्रीय दल हैं वो। अब ये 8 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय दल दोस्तों, इनमें है एक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर ये पार्टी बनी थी। एक पार्टी है इसके अंदर कांग्रेस, जानते होंगे आप कांग्रेस का नाम। तो 1885 के अंदर सर्वप्रथम इसका गठन हुआ था। एक है एनसीपी, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इसका जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। एक है दोस्तों बीएसपी, मायावती जी की पार्टी, बहन जी, 1984 में इस पार्टी का गठन हुआ। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। एक है आपकी सीपीआई, और इसका गठन हुआ दोस्तों 1925 में। सीपीआई मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। और एक ही इसी के साथ सीपीएम, सीपीएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसलिए इसका नाम एम जुड़ गया इसके साथ, तो ये क्या हो गई, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाती है। और इसका गठन हुआ था 1964 में। फिर एक आपकी बनी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और ये बनी दोस्तों 1998 में। इसके बाद एक पार्टी और बनी अभी नई, एनपीपीपी। और एनपीपीपी कौन सी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 के अंदर इसका गठन हुआ। तो एक बार पुनः देख लें, वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनमें पहला है बीजेपी, जिसका गठन हुआ 1980 में। फिर कांग्रेस 1885 में गठन हुआ। एनसीपी 1999 में हुआ। एनसीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 1998 में टीएमसी, टीएमसी की फुल फॉर्म है तृणमूल कांग्रेस। फिर है 1984 में बीएसपी, बीएसपी है बहुजन समाजवादी पार्टी। 1925 में सीपीआई, सीपीआई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1964 में सीपीएम, सीपीएम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी है। और एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स फ्रंट 2013 के अंदर पीए संगमा की ये पार्टी है, जो यहाँ पर अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में वर्तमान में अपने सेवाएं दे रही है। अब दोस्तों अगर बात की जाए भारत की, भारत में वर्तमान में क्या स्थिति है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत की वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं दोस्तों। 7 फरवरी 2020 तक भारत में अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए, राजनीतिक दलों की स्थिति, तो 2020 7 फरवरी तक राजनीतिक दल की स्थिति क्या है भारत में दोस्तों। राष्ट्रीय दल ये हैं 8, क्षेत्रीय दल ये हैं 53, और गैर मान्यता प्राप्त ये दल हैं दोस्तों 2044। अब आप देखिए, भारत देश के अंदर बाढ़ आई हुई है राजनीतिक दलों की। तो जिसको चुनाव में खड़ा होना है, आ जाओ भैया, चलो चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि स्थिति क्या है देखिए, यहीं पर मैं आपको एक स्थिति और क्लियर कर देता हूं। कई जगह एक दलीय सरकार होती है, एक दलीय, कई जगह द्विदलीय सरकार होती है, और कई जगह बहुदलीय सरकार होती है। अगर हम बात करें एक दलीय सरकार की, जहाँ पे एक ही दल काम करता है, चीन, और चीन जैसे ही कई और अन्य, हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक ही दल सत्ता में है। द्विदलीय स्थिति की बात करें तो आपका अमेरिका, ब्रिटेन, ये द्विदलीय स्थिति में आते हैं। वहीं पे अगर बहुदलीय की बात की जाए
तो आपका भारत ये बहुदलीय स्थिति में आता है। तो ऐसी स्थिति में आप ऊपर ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय दल 8, क्षेत्रीय दल 53, गैर मान्यता प्राप्त 2044। इसका मतलब भारत के अंदर बहुदलीय स्थिति है और यहाँ पर दलों की दोस्तों बाढ़ आई हुई है। अब हम बात करें एक और महत्वपूर्ण बिंदु की यहाँ पर कि राष्ट्रीय दल बन गए तो ये 8, 6 थे 8 बन गए, आखिर कारण क्या हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय दलों के लिए कुछ शर्तें जो है वो निर्वाचन आयोग ने डिसाइड कर रखी है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें पूरी करना एक राष्ट्रीय दल के लिए आवश्यक है, और वह शर्तें पूरी करते ही वह राष्ट्रीय दल के रूप में बन जाता है। तो दोस्तों कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में क्या कर ले? लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम कितनी सीटें हासिल कर ले? 2% सीटें हासिल की हो। अगर कोई पंजीकृत दल है और 3 विभिन्न राज्यों के अंदर लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें उसको हासिल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वह क्या होगा? राष्ट्रीय दल के रूप में नामित होने के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। ऐसे अगर दूसरी शर्त की बात करें कि अगर मान लीजिए कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनावों में कम से कम 6% मत प्राप्त कर ले, 6% मत प्राप्त कर ले, या फिर इसके साथ लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। देखिए कोई भी दल अगर 4 अलग अलग राज्यों के अंदर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% तो उसको वोट मिलने चाहिए, और इसके साथ साथ 4 सीटें अगर वो हासिल कर लेता है लोकसभा के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वह दल राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत हो जाएगा। और तीसरी इसकी शर्त है दोस्तों कि किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में क्या हो? राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। तो कोई भी दल जिसको कम से कम 4 राज्यों या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की स्थिति प्राप्त हो, तो वह भी जो दल है वह राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे हमने आवश्यक इसमें शर्तें देखी। पहली शर्त हमने देखी कि अगर कोई पंजीकृत दल है 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें उसने हासिल कर ली हो, तो वह दल राष्ट्रीय दल के रूप में आ जाएगा। फिर दूसरी शर्त हमने देखी कि कोई दल अगर 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत प्राप्त कर ले और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें उसको हासिल हो जाए, तो 4 सीटें या 6% मत प्राप्त करने की स्थिति के अंदर वह राष्ट्रीय दल के रूप में आ जाएगा। या फिर कम से कम 4 राज्यों के अंदर या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की जो मान्यता प्राप्त उसको अगर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वह राष्ट्रीय दल के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम राज्य दल के बारे में भी देख लें कि राज्य दल के लिए क्या क्या प्रावधान है। राज्य दल की शर्तें, राज्य दल के लिए क्या क्या शर्तें हैं दोस्तों?
ये जो शर्तें हैं इनमें से एक शर्त जो है वो राज्य दल के लिए पूर्ण करना आवश्यक होता है, जैसे कि दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों का 3% या फिर 3 सीटें जीतनी होगी। देखिए, विधानसभा चुनाव की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। किसी राज्य के अंदर जितनी सीटें हैं उन सीटों का 3%, जैसे अगर राजस्थान की ही बात की जाए दोस्तों, राजस्थान के कुल अंदर कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। तो अगर कोई यहाँ पे राज्य दल बनना चाहता है तो 200 सीटों का 3% उसको मत प्राप्त करना होगा, और इसके साथ साथ 3% यहाँ पे सीटें प्राप्त करनी होगी, या फिर 3 सीटें जो है उसको जीतनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में कितना हुआ? ऐसी कंडीशन में वह क्या बन जाएगा? यहाँ पर वह राज्य दल बन जाएगा। एक दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें कि अगर दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में प्रत्येक 25 सीटों पर एक या कम से कम एक या उसके अंश पर जो राज्य में निर्धारित हो उतनी सीटें मिल जाए। 25 सीटों पर एक, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 25 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, तो इन लोकसभा की 25 सीटों में से अगर एक सीट किसी दल को मिल जाती है तो ऐसा दल राज्य दल के रूप में लिस्टेड हो जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी शर्तों की, तो एक इसकी शर्त क्या रहेगी दोस्तों? एक शर्त ये रहेगी कि लोकसभा या फिर विधानसभा में जितने भी वैध मत पड़े हैं, वैध मतों का 6% प्राप्त हो, तथा लोकसभा में, एलएस का मतलब लोकसभा, लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में, वीएस विधानसभा में 2 सीट जीते हों, तो ऐसे कंडीशन में वह क्या बन जाए? राज्य दल बन जाएगा। यानी लोकसभा या विधानसभा में वैध मतों का 6% प्राप्त हो और लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 2 सीट जीत गए हो तो वह राज्य दल के रूप में परिणत हो जाएगा। और एक और अगर बात करें कि अगर सीट तो ना जीती हो, सीट ना जीती हो, लेकिन क्या हो जाए? उसने 8% जो है मत हासिल किए हों, मत हासिल हों, तो ऐसे कंडीशन में भी वह राज्य दल के रूप में आ जाएगा। 8%, यानी जितने मत पड़े हैं, वैध मत पड़े हैं, उनका 8% अगर वो हासिल कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में भी वह राज्य दल के रूप में आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ चीजें हमने बिंदु पढ़े कि राष्ट्रीय दल के रूप में कौन आ सकता है और राज्य दल के रूप में कौन आ सकता है। अगर हम बात करें राज्य दलों का, एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कौन कौन से दल राज्य दल के रूप में कहलाते हैं दोस्तों। अपना दल, नाम सुना होगा आपने, अपना दल यूपी का ये दल है। आप आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कार्यरत है। क्षेत्रीय दल हैं ये दोस्तों वहाँ के। AIAMD, ऐसे ही DMK, ये कहाँ के दल हैं? ये तमिलनाडु। ऐसे ही इनेलो कहाँ का है? हरियाणा। जनता दल जो बीजेपी का घटक है, जनता दल कहाँ का है? बिहार। ऐसे ही TDP, ऐसे ही BJD, ऐसे ही RJD लालू यादव, ऐसे ही अगर बात करें हम तो शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब,
ऐसे कई दल हैं दोस्तों जिनकी हमने बात की अभी। 53 ऐसे दल हैं जो कि राष्ट्रीय दल, राज्य दल हैं या क्षेत्रीय दलों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये दल क्षेत्रीय दलों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अभी जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी, जितनी भी शर्तें पढ़ी, उन शर्तों को ये पूरा कर लेते हैं तो एक क्षेत्रीय दल के रूप में इनका नाम जो है वो आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। दोस्तों कोई भी दल जो है वो चुनकर आता है तो किसी क्षेत्र विशेष से चुनकर आता है। तो वो क्षेत्र विशेष डिसाइड कैसे किए जाते हैं, उनका परिसीमन कैसे किया जाता है, तो हम इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आर्टिकल 82, हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया हुआ है, केंद्र सरकार को परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग के गठन का अधिकार दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 82 के अंदर केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया हुआ है कि वह एक परिसीमन आयोग का गठन करे, जिसके आधार पर जो विधानसभा और लोकसभा है उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जा सके। और इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। तो भारत का राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है कि निर्वाचन क्षेत्र जो है वो के लिए परिसीमन आयोग जो है वो गठन किया जाए। तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? देखिए मुख्य कार्य है दोस्तों लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि जो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाए। और दूसरा, सीमाएं पुनर्निर्धारण में राज्य में प्रतिनिधित्व के स्थिर, राज्य में जो प्रतिनिधित्व है उस प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिनिधियों की संख्या में कोई परिवर्तन ना करना। ये भी इसे चीज़ देखनी होगी कि जो संख्या चल रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये परिसीमन का काम है, इसका संख्या परिवर्तन करने का काम नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी इनका एक कार्य है कि SC/ST की जो सीटें हैं उनकी SC/ST की विधानसभा सीटों का निर्धारण जो क्षेत्र की जनगणना है उस जनगणना के अनुसार किया जाए। यानी उस क्षेत्र के अंदर SC/ST की कितनी सीटों का आपको डिसाइड करना है, वो वहाँ की जनसंख्या क्या है उसकी जनगणना के आधार पर बात करनी होगी कि SC को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और ST को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि ये सब किसके आधार पर काम करता है? ये सब काम करता है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के ऊपर ये सारी चीज़ें टिकी हुई है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अंदर ही जो ये निर्वाचन क्षेत्र है उसका डिसाइड यहाँ पर होता है। दोस्तों अब तक अगर बात की जाए, अब तक परिसीमन आयोग जो हैं वो कौन कौन से हुए हैं? अब तक के परिसीमन आयोग कब कब बने? दोस्तों ये बने 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। ये 4 अब तक परिसीमन आयोग जो है वो गठित हो चुके हैं। तो अब 1952 में हो चुका, 1962 में हो चुका, 1973 में हो चुका। 2002 की स्थिति जो है वो लेटेस्ट है
तो 2002 के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 2002 के अंदर कौन बना, क्या बना? तो परिसीमन आयोग 2002, परिसीमन आयोग 2002। दोस्तों 2002 के परिसीमन आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष थे इसके न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह की अध्यक्षता के अंदर परिसीमन आयोग 2002 का गठन किया गया था, और यह गठन किया गया था दोस्तों 12 जुलाई 2002 को। तो ये जो गठन किया गया ये 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, 2001 की जनगणना के आधार पर। तो ये परिसीमन का कार्य 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। इन्होंने जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का डिसाइड किया और सरकार को रिपोर्ट भेज दी। दोस्तों उस रिपोर्ट के आधार पर अब जो है 2026 तक तो यही स्थिति रहने वाली है। 2026 के उपरांत होने वाली प्रथम जनगणना तक यही परिसीमन व्यवस्था रहेगी। उसके बाद ये जो स्थिति है वो चेंज अगर होगी तो उसके बाद होगी, तब तक 2026 तक स्थिति जो है दोस्तों वो यही है, यही परिसीमन का क्षेत्र रहेगा। तो 2002 के अंदर अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता के अंदर ये परिसीमन आयोग 2002 बना। 12 जुलाई 2002 को इसका गठन हुआ और 2001 की जनगणना के आधार पर ही इसने परिसीमन कर दिया, जो 2026 तक ऐसा का ऐसा रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में हमने राजनीतिक दलों के बारे में बात की, राष्ट्रीय दलों के बारे में बात की, राज्य दलों के बारे में बात की, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बारे में बात की, परिसीमन आयोग 2002 के बारे में बात की। तो आशा है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।